इंडिपेंडेंस, आज़ादी, कितना इजी लगता है सुनने में, बट इसके पीछे कितना स्ट्रगल है और हमारे जवानों का और कितने देशभक्तों के कितने सेक्रीफाइस हैं, तब जाके 1947 में हमें फ्रीडम मिली। 1947 में फ्रीडम तो मिल गई, लेकिन उसी के साथ एक बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने ये उठ खड़ा हुआ कि अब आगे कैसे बढ़ा जाएगा। पार्टीशन का दर्द तो था ही, रिफ्यूजी क्राइसिस थे और थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेजेस वाली कंट्री थी इंडिया, और उस सबके साथ हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन कैसे बनाएंगे। ये सफ़र जो था ये इतना आसान नहीं था इंडिया के लिए, क्योंकि एक तरफ देश को तोड़ने वाली ताकतें थी और दूसरी तरफ एक नई पहचान बनाने की उम्मीद थी इंडिया को, और इसी कहानी को कहते हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हाइव। मेरे साथ आप क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 जो हमारा पार्ट 2 है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। और इससे पहले हमने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में स्टार्ट करी थी और उसे हमने कंप्लीट कर लिया। उसके सारे चैप्टर्स अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कर लिए हैं। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। जो इसमें टॉपिक्स हम कवर करेंगे, चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन एंड 3 चैलेंजेस, वो कौन कौन से थे, आज हम यही वाला टॉपिक कवर करेंगे। इसके बाद पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन। पार्टीशन हुआ, लोग डिस्प्लेस्ड हुए, हिंदू पीपल माइग्रेट हुए, जो पाकिस्तान में जो एरिया गया था उससे यहाँ आए, मुस्लिम पीपल यहाँ से वहां गए, तो ये उनको कैसे रिहेबिलिट किया गया, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन क्या रहे, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको कैसे अपने साथ मर्ज किया गया, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी, और उसमें मेन हम हैदराबाद प्रिंसली स्टेट और मणिपुर का डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लास्ट टॉपिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ये 4 टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। और आज फर्स्ट क्लास है इस चैप्टर की, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन, जिसमें 3 चैलेंजेस हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर 200 ईयर हमें ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली, और उन 200 सालों में ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया सोने की चिड़िया कहा जाता था उसका इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया कि जब 1947 में आज़ादी मिली हमें, तो इंडिया की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। ठीक है, तो हमारे सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम कैसे वर्ल्ड में अदर कंट्रीज से compete कर पाएंगे, अपने लोगों की डिजायर को पूरा कर पाएंगे। चलो, एक स्टेप तो हम आगे बढ़ गए, फ्रीडम तो हमें मिल गई। अब क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन स्टेट। एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त 1947 इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस। Clear? Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of Free India, addressed a special session of the Constituent Assembly that night. उन्होंने एड्रेस किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, एंड दिस वाज द फेमस जो स्पीच है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे एमसीक्यू में आपको 1 मार्क में पूछ लें कि स्पीच किसने दी थी या स्पीच में क्या कहा गया, तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो स्पीच थी, मतलब नियति से भेंट। इस स्पीच में क्या कहा गया कि दिस स्पीच एक पावरफुल डिक्लेरेशन था इंडिया की फ्रीडम का फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ओके, स्पीच में ये बताया गया और देश के नागरिकों से एक न्यू इंडिया को बिल्ड करने का आह्वान किया गया। ठीक है, एंड अ कॉल टू एक्शन फॉर द नेशन सिटीजन टू बिल्ड अ न्यू इंडिया। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच यही थी। नेहरू ने कहा कि बहुत साल पहले हमने नियति से ये वादा किया था और अब टाइम आ गया है कि हम अपना वादा पूरा करें। ठीक है, हमें इंडिपेंडेंस तो मिल गई, लेकिन ये आराम करने का टाइम नहीं, बल्कि पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज, इनइक्वालिटी, जितनी भी ये सोशल एविल्स हैं उनको दूर करने के लिए हमें कंटिन्यू कोशिश करनी होगी। दैट इज द स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी बाय जवाहरलाल नेहरू। आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड दिस वाज द मूवमेंट इंडियंस हैड बीन वेटिंग फॉर। और इस दिन का तो कितने सालों से हम लोग इंतजार कर रहे थे। इसके लिए तो इतना स्ट्रगल किया गया और कितने हमारे जवानों ने, देशभक्तों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। देयर वर 2 गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड अपॉन। मेन 2 गोल्स थे जिसपे सब सहमत थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी कंट्री को रन करेंगे अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेंगे। द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, और सबके हित की बात करेंगे, सबके इंटरेस्ट की बात करेंगे, पर्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, और खासकर जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, डिसएडवांटेज ग्रुप है, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। नाउ दैट द कंट्री वाज इंडिपेंडेंट, द टाइम हैड कम टू रियलाइज द प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम। और अब समय आ गया है अपने वादे पूरे करने का, क्योंकि जब हम संघर्ष कर रहे थे, हमारे जो नेताओं ने जनता से प्रॉमिस किया था कि आजादी मिलने के बाद जो भी उनकी डिजायर है, एक्सपेक्टेशन है, वो पूरी की जाएंगी, और जो एक्सप्लॉयटेशन, जो हैरासमेंट उन्हें ब्रिटिशर्स के टाइम फेस करना पड़ा, वो नहीं करना पड़ेगा। इंडिया वाज बोर्न एज अ नेशन स्टेट इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। आजादी तो मिल गई, लेकिन वो किस तरीके से मिली, भारत के 2 टुकड़े हो गए, ये आप सबको पता है। एंड परहैप्स नो अदर कंट्री बाय देन वाज बोर्न इन अ सिचुएशन मोर डिफिकल्ट देन दैट ऑफ इंडिया। किसी अदर कंट्री को इस तरीके से आजादी नहीं मिलती, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ी जितनी इंडिया को। फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। आजादी कैसे मिली? भारत के 2 टुकड़े होके। इसकी ऐसा नहीं कि एक ही दिन में डिसाइड हुआ कि नहीं
टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा इंडिया को। नहीं, इसके लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, क्योंकि वो समझ में आ गया था उन्हें कि अगर यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक रूल करना है तो हिंदू पीपल्स और मुस्लिम पीपल्स की यूनिटी को खत्म करना होगा। और इसके लिए आपका 1909 का मॉडलिमेंटो रिफॉर्म, 1909 का आपका 19 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये ऐसे थे जिन्होंने रिलीजन के बेस पे लोगों को बांट दिया था। फिर उसके बाद आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में, मुस्लिम लीग। ठीक है, ये सब क्या था? ये सब एक नींव थी पार्टीशन की, और उसका नतीजा ये हुआ कि 1947 में आके भारत के दो टुकड़े हो गए। द ईयर 1947 वॉज अ ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैसा साल था? वायलेंस का, ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ लोगों को आज़ादी मिल गई, आधी रात को पता चला हम आज़ाद हो गए, लेकिन ये नहीं पता कि हम किस जगह है और हमें कहाँ जाना है। कितने सारे जो हिंदू पीपल थे वो पाकिस्तान वाले एरिया से माइग्रेट हो गए, इंडिया में आए, और कितने मुस्लिम पीपल माइग्रेट होके डिस्प्लेस्ड होके पाकिस्तान में गए, एंड और इसमें कितने लोगों की जाने गई। एंड इट वाज इन दिस सिचुएशन दैट इंडिपेंडेंट इंडिया स्टार्टेड ऑन इट्स जर्नी टू अचीव सेवरल ऑब्जेक्टिव। और इसी सिचुएशन के साथ हमें अपना ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करना है, हमें डेवलपमेंट भी करना है, हमें लोगों के डिजायर को भी पूरा करना है, हमें कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करना है। इतने सारे चैलेंजेस थे, एंड येट द टर्मोइल दैट अकम्पेनिड इंडिपेंडेंस डिड नॉट मेक आवर लीडर्स लूज साइट ऑफ द मल्टीपल चैलेंजेस दैट फेस द न्यू नेशन। ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन चैलेंजेस की वजह से हमारे जो लीडर्स हैं वो कमजोर नहीं पड़े, और उन्हीं चैलेंजेस के साथ उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया गया, और उन चैलेंजेस के साथ इंडिया को डेवलप करने की कोशिश की गई, इंडिया ने आगे बढ़ने का प्रयास किया। ठीक है, टू नेशन थ्योरी, कई बार इससे छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिया है। टू नेशन थ्योरी नाम से ही पता चल रहा है, इट मींस 2 कंट्रीज बन गई, 2 नेशन बन गई 47 में, इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड सीज ऑफ पार्टीशन ले इन मुस्लिम लीग्स डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट बेस्ड ऑन द टू नेशन थ्योरी। ये डिमांड किसने करी थी? मुस्लिम लीग ने करी थी। एंड इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द लाहौर सेशन ऑफ द लीग इन 1940 मिस्टर जिन्ना हैड डिक्लेयर्ड दैट द हिंदू एंड मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूटेड 2 डिस्टिंक्ट नेशन। 1940 में ही मिस्टर जिन्ना ये डिक्लेयर कर दिया था कि हिंदू और मुस्लिम एक 2 डिस्टिंक्ट नेशन बनाएंगे और अलग अलग देशों में रहेंगे। एंड महात्मा गांधी, सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद, जितने भी अदर लीडर्स थे, वो लीग की जो डिमांड थी उनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। द ब्रिटिश फॉलोड पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, एंड दिस पॉलिसी वाइडन द गैप बिटवीन द 2 कंट्रीज। अभी मैंने आपको बताया ऊपर 1909, 1919 और 1905 में आपका बंगाल का विभाजन, ये सब क्या था? ये सब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, जिससे जो हिंदू मुस्लिम जो पहले यूनाइट होकर रहते थे उनके बीच का जो गैप था वो बढ़ता गया, और उसका नतीजा ये हुआ इंडिया का पार्टीशन। द न्यू वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन was convinced that the transfer of power to the Indians could only be on the basis of partition of the country। जो लास्ट वाइसराय थे जिनके थ्रू भारत को आजादी मिली वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और आजादी देने का मेन आधार क्या बताया गया कि आजादी दी जाएगी लेकिन उसके साथ भारत का विभाजन भी होगा। एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू बी नोन एज इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, 2 नेशन थ्योरी क्लियर हो गया। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी मैंने आपको ऊपर अभी डिटेल में बता दी है। ओके, At the stroke of the midnight hour, 14 August 1947, when the world sleep, जब वर्ल्ड सो रहा है, इंडिया will awake to life and freedom। अब इंडिया जागा है, उसे आजादी मिली है। The past is over, पास्ट खत्म हो चुका है, एंड इट इज द फ्यूचर दैट बेकन्स टू अस नाउ। अब भविष्य हमें बुला रहा है। एंड और उसके अलावा मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन में बता दी है ये स्पीच। 3 challenges which India faced: need for unity, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले तो ये 3 वर्ड्स की वर्ड्स माइंड में बैठा लीजिए, एक्सप्लेनेशन तो हम करते रहेंगे। ठीक है, तो मेन 3 challenges, यूनिटी, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से थोड़ी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाएगी, और इसके साथ साथ कंट्री का डेवलपमेंट भी करना है। ठीक है, जब डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो बेसिक नीड्स कैसे पूरी होंगी, और बेसिक नीड पूरी होंगी तो डेमोक्रेसी किस बात की। चलो 3 challenges करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ दैट द कंट्री वाज इंडिपेंडेंट, द एजेंडा ऑफ नेशन बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू नेहरू एंड अदर नेशनल लीडर वाज, मेन एजेंडा क्या था? टू हैव अ यूनाइटेड इंडिया, to establish democracy at all levels, to secure social and economic development by appropriate state action। ओके, ये 3 पॉइंट्स है, ये मैंने अभी शॉर्ट में आपको हेडिंग बता दी। उसके बाद आप इसी तरीके से एग्जाम में लिखेंगे, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन करी है ऐसे ही आप एग्जाम में लिखेंगे, और उसके बाद इन एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर बहुत अच्छा होगा और आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर करेंगे। तो द फर्स्ट इमीडिएट चैलेंज करें। द फर्स्ट इमीडिएट चैलेंज क्या था? अभी मैंने ऊपर बताया, यूनिटी को मेंटेन करना, कंट्री की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, क्योंकि भारत कैसा देश है? एक डाइवर्सिटी वाला देश है, जहाँ पे बहुत सारे कास्ट, रिलीजन के लोग रहते हैं, और उनके साथ यूनिटी मेंटेन करना एक बहुत बड़ा टास्क था हमारे लीडर्स के लिए। द फर्स्ट एंड इमीडिएट चैलेंज वॉज टू शेप a nation that was united yet accommodative of the diversity in
आवर सोसाइटी। ऐसा देश जिसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है उसको हमें यूनाइट करना है। इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी। इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन। बिल्कुल ठीक बात है, हर थोड़ी दूर पर कुछ किलोमीटर पे हमारी भाषा बदल जाती है, हमारा पहनावा बदल जाता है, हमारा जो कल्चर है वो बदल जाता है, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, ठीक है। एंड एट दैट टाइम इट वॉज वाइडली बिलीव दैट अ कंट्री फुल ऑफ सच काइंड ऑफ डाइवर्सिटी कुड नॉट रिमेन टुगेदर फॉर लॉन्ग। और ऐसे में हमें ये लग रहा था कि इतनी डाइवर्सिटी वाली कंट्री बहुत लॉन्ग टाइम तक यूनाइट नहीं रह सकती। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर टू प्रूव एवरीवन्स वर्स्ट फियर। और जो पार्टीशन हुआ था देश का वो कैसा था, वो सबके लिए बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन थी, क्योंकि इतनी ज्यादा रॉयट्स हो रहे थे, वायलेंस हो रहे थे हिंदू मुस्लिम में, कि ऐसा लग रहा था कि इस कंट्री को यूनाइट रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन रॉयट्स वर टेकिंग प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड ग्रेवली अफेक्टेड ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और हर राज्यों में हिंदू मुस्लिम लोग आपस में लड़ रहे हैं। एंड द क्वेश्चन वॉज, वुड इंडिया रिमेन अ कंपोजिट नेशन? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्या इंडिया यूनाइट रह पाएगा? एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट हेल्प टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन वॉज अ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। और अपनी कंट्री को यूनाइट करने के लिए हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को अपनाया गया और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया गया, जिससे हमारी जो कंट्री की यूनिटी है वो मेंटेन रहे। ओके, क्योंकि अगर सेंटर को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो जो स्टेट्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाएंगी और ऐसे में भारत के टुकड़े होने के ज्यादा चांसेस थे। तो इसलिए हमने ऐसा फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया जिसमें जो सेंटर होगा वो स्ट्रांग होगा। क्लियर? तो हमारा जो फर्स्ट चैलेंज था कंट्री को यूनाइट करने का, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया। कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और उसके लिए हमने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया। द सेकंड चैलेंज वाज टू गिव द कंट्री अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट वाज डेमोक्रेटिक। 3 वर्ड्स याद कर लो, यूनिटी, डेमोक्रेसी, और थर्ड जो चैलेंज था आपका क्या था? इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट। तो एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश करना जो डेमोक्रेसी पे बेस्ड हो, जहां पे सबको फ्रीडम मिले, सब इक्वल हो। आवर लीडर्स बिलीव इन द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। हमारे जो प्रिंसिपल्स थे लीडर के, वो आजादी से पहले ही ये प्रिंसिपल्स थे कि आजादी मिलने के बाद हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेंगे, सबको बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक पॉलिसी विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज दैट इज द राइट ऑफ ऑल एडल्ट मैन एंड वुमेन टू वोट 18+। ठीक है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया कि सबको वोट देने का अधिकार है, फिर वो चाहे किसी भी लिंग को बिलोंग करते हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट, किसी भी प्लेस, ठीक है, कोई भी, सबको वोट देने का राइट है। एंड ऑल इंडियन सिटीजन वर गारंटेड certain fundamental rights such as freedom of speech and expression and freedom to form association or unions. Fundamental right दिए गए such as freedom of speech and expression and freedom to form association or union. Okay, a democratic constitution is necessary but not sufficient for establishing a democracy. सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से थोड़ी डेमोक्रेसी मिल जाएगी जब तक हम उसे स्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं करेंगे। एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का क्या करेंगे जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी, जब तक गरीबी खत्म नहीं होगी, जब तक रिच और पुअर का गैप खत्म नहीं होगा, जो वीकर सेक्शन है उनकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी होंगी, गवर्नमेंट उनको स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देगी। तो इक्वालिटी की बात करी, सोशल डेमोक्रेसी की बात करी, और तभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का भी मतलब बनता है। ओके, तो सेकंड चैलेंज हमारे लिए क्या था? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना। Okay, now the third challenge was to ensure the development and well-being of the entire society and not only of some section. थर्ड चैलेंज हमारे सामने क्या था? अपने देश का डेवलपमेंट करना, और सिर्फ कुछ सेक्शंस का नहीं, कुछ ग्रुप्स का नहीं, बल्कि सभी के इंटरेस्ट की बात करिए। एंड हियर अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स एंड रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज। और जो भी सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप है, चाहे वो वुमेन्स हो, हैंडीकैप्ड पीपल हो, गरीब लोग हों, उन सबको स्पेशल प्रिविलेजेस देने की बात करी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट आउट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देयर वेलफेयर गोल्स दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मस्ट अचीव। और इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं पार्ट 4 में आर्टिकल 36 to 51। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो एनफोर्सेबल होते हैं। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट्स का वियोलेशन होता है तो आप जुडिशरी का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये हमारी सरकार पे निर्भर करता है कि वो कोई भी कानून बनाते टाइम इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ध्यान रखती है। इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो बातें कही गई हैं, जो वीकर सेक्शन के कल्याणकारी राज्य की बात करी गई है, उनको डिजायर को पूरा करने की बात की गई, तो कोई भी बिल पास करते समय इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी ध्यान में रखा जाता है। द रियल चैलेंज वाज नाउ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मेन एम क्या है? टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। देखो, ये सब आपने 11th में पढ़ा होगा, अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ी, और 11th की पॉलिटी तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
वो बेस है आपका, एंड अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। द रियल चैलेंज नाउ वाज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, पॉवर्टी को खत्म करना है, इग्नोरेंस, डिजीज, इनइक्वालिटी, इन सबको खत्म करना है। द स्टेट इज डायरेक्टेड टू इंश्योर द पीपल, और इसी के आधार पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर लोगों से क्या इंश्योर किया गया? एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, एंड सबको राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, द राइट टू स्टेट असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। कुछ याद आ रहा है? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जब चैप्टर 1 पढ़ाया था, क्योंकि हम यूएसएसआर की सोशलिज्म से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, तो आजादी मिलने के बाद हमने मिक्स इकोनॉमी के मेथड को अडॉप्ट किया। कुछ सेक्टर हमने पब्लिक सेक्टर में रखे और कुछ सेक्टर हमने प्राइवेट सेक्टर में रखे, ठीक है, क्योंकि इसी के साथ ही हम देश का अच्छे से विकास कर सकते थे। ओके, क्योंकि अभी हमें आजादी मिली थी, और अगर हम कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म पॉलिसी को एकदम से अडॉप्ट कर लेते, सारे सेक्टर प्राइवेटाइजेशन में कर देते, तो ऐसे में जो वीकर सेक्शन है वो आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक है। तो हमें उनका भी ध्यान रखना था, हम सबके इंटरेस्ट की बात कर रही हैं। ओके, तो ये 3 चैलेंजेस हमने कौन कौन से करे? टू हैव अ यूनाइटेड इंडिया, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 3 चैलेंजेस डन। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद इसमें जिन्ना की और नेहरू जी की स्पीच है। जिन्ना ने क्या कहा था, एक बार फटाफट से बता देती हूँ मैं, कि जो भी मेजॉरिटी में पीपल है या माइनॉरिटी में है, ठीक है, हम उनकी प्रॉब्लम्स को खत्म करने की भावना से ही काम करेंगे, ठीक है। और हमारी कंट्री में मेजॉरिटी, माइनॉरिटीज दोनों तरह के लोग शामिल हैं, फिर वो चाहे मुस्लिम हो, पठान हो, पंजाबी, शिया, सुन्नी, जो भी हैं, या ब्राह्मण में आपके वैष्णव है, खत्री है, या बंगाली है, जो भी है, आप पाकिस्तान में बिल्कुल आजाद है। देखो यहाँ पे से क्या समझ में आ रहा है, जिन्ना की जो सोच है वो एक डेमोक्रेटिक सोच है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो हिंदू पीपल का वियोलेशन करेंगे, उन्होंने कभी नहीं ऐसा अपने सिद्धांतों में कहा कि हिंदू पीपल्स को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। एंड आप अपनी मस्जिद से मस्जिद में जा सकते हैं, या जो भी रिलीजियस प्लेस है आप वर्शिप करने के लिए जा सकते हैं, और आपके धर्म, जाति से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप सब इंडिपेंडेंट हैं, आजाद हैं, फिर वो चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, ठीक है। इसी के साथ नेहरू जी ने क्या कहा था कि इंडिया में मुस्लिम इतनी ज्यादा संख्या में है, ठीक है, कि यहां से आप कहीं जा ही नहीं सकते, ये फैक्ट है, इस पे कोई भी उंगली नहीं उठाई जा सकती। पाकिस्तान कितना भी उकसावा दे कि इंडिया में जो मुस्लिमों को हैरास किया जाएगा या उनके साथ इक्वालिटी का बिहेव नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। हम माइनॉरिटीज पीपल के साथ बिल्कुल सिविलाइज मैनर में उनको ट्रीट करेंगे, और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेंगे जहां पे सभी नागरिकों को बराबर अधिकार दिए जाएंगे, फिर वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति धर्म को बिलोंग करते हो। और अगर हम ऐसा करने में सक्सेस नहीं होते हैं तो ये हमारे लिए हम पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और हमारी जो पूरी राज व्यवस्था है उसमें ये पॉइजन की तरह फैल जाएगा और सबको तबाह, सबको स्पॉइल कर देगा। तो ये नेहरू जी ने कहा था, ठीक है, 15 अक्टूबर 1947 को एक लेटर में। और आपके जो जिन्ना ने कहा था, ये कहा था 11 अगस्त 1947 को कराची में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है 3 चैलेंजेस वाला हमने कर लिया। इसमें हमने 3 चैलेंजेस करे, ट्विस्ट विद डेस्टिनी करी, बिल्कुल डिटेल में करा दिया है। ओके, चलो, और इसी प्लीज बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे बच्चों को शेयर करिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, बाय, पढ़ते रहिए।